हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे क्या होगा। मतलब चार्ज हमारा जो था वो बेसिकली एक पॉइंट पे था। अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हो तो हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और अगर उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इंडिविजुअली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट पे और वेक्टर के हिसाब से ऐड कर देते हैं। पर अब हमारे पास पॉइंट चार्जेस नहीं बल्कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और उसका हमने चार्ज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर चार्जेस लाइन से लगे हुए हैं तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। अगर चार्जेस किसी सरफेस पे तुमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है तब हम उसको उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। और अगर चार्जेस को आपने किसी वॉल्यूम में, पूरा चार्जेस का वॉल्यूम आपके पास भरा पड़ा है, तब ऐसे केस में हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड या फिर वायर। रॉड वो भी आपका काफी पतला है, तो अगर मान लो रॉड या वायर नीचे से लेकर ऊपर तक आपके पास एक पर्टिकुलर रॉड है, साइज का रॉड या फिर वायर है, और उसको आपने क्या किया है, पूरा चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो रॉड या फिर वायर उसका डायमेंशन लीनियर होता है, इसका मतलब आपने लाइन से चार्जेस को लगा दिया। तो इस केस में ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कैलकुलेट करेंगे और उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हम चेक करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर रॉड है या वायर है और ये पूरा चार्जेस से भरा हुआ है। इस रॉड का लेंथ जो है वो फिक्स है, मतलब ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। और मान लेते हैं इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर आपसे कहा जाए कि भाई इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप कैलकुलेट करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, तो कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो, अब ये पूरे रॉड की वजह से हमको कैलकुलेट करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसके जो एंड्स है इस एंड्स को यहाँ से मिला देते हैं। यहाँ पे इधर मिला दिया और इसको यहाँ से इधर मिला दिया। अब मान लो हमारे पास जो ये एंगल है, ये एंगल इसको हमने θ1 बोल दिया और इसको एंगल हमने θ2 बोल दिया। नीचे का एंगल θ1 है, ऊपर का एंगल θ2 है जो एंड से मिलकर बना रहा है। फिलहाल की इस एंगल को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस पर काम करना है। और ये चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये आपका रॉड है, ध्यान से देखना, इस पर चार्जेस भरे पड़े हुए हैं। एट ए डिस्टेंस आर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया और ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये एंगल आपका θ1 है नीचे वाला और ऊपर वाला एंगल θ2 है। इसमें ध्यान में रखो, ये θ1 है नीचे और ये θ2 है। अब मुझे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बहुत ही छोटा पार्ट इसका ले लेता हूँ, बहुत ही छोटा पार्ट, और उसका लेंथ हम लोग यहाँ पे dl मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ dl मान लेते हैं, जो कि इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ से l डिस्टेंस ऊपर है। ये इसको dl मान लो, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसको dl मान लो। ये dl डिस्टेंस बहुत ही छोटा है और उसका साइज ना के बराबर है। आप एक हिसाब से समझ लो एकदम पॉइंट जैसा ही है। तो पॉइंट जैसा है, इसका मतलब आप इसके अंदर जो चार्जेस है इसको पॉइंट चार्ज मान के चल सकते हो। और ये L डिस्टेंस ऊपर है यहाँ से, इस पॉइंट से। ठीक है, अब इस dl के वजह से इस dl में जो भी चार्ज है उस चार्ज को आप dq मान लो। dq चार्ज इसके अंदर रखा पड़ा है या उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। मान लो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डायरेक्शन देख सकते हो, सीधे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाएगा। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बी DE। इलेक्ट्रिक फील्ड हम DE मान के चलते हैं, जो कि इस r के साथ θ एंगल बना रहा है। बात यहां तक क्लियर है। dl लेंथ लिया, बहुत ही छोटा लेंथ, उसमें बहुत ही कम चार्ज dq है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ कर दे तो हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस आ जाएगा। इस छोटे से चार्ज dq की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने d नाम दे दिया है
और अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा ही हो जाएगा। और इस डी का हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे और टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई एक्सिस पे। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डी ई कॉस थीटा और यहाँ पे आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग मिल जाएगा डी ई साइन थीटा। आता ही समझ में? चलिए अब डी ई का वैल्यू क्या होगा पहले वो देख लो। डी ई विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? ओके। अब देखो डी क्यू का वैल्यू, ये जो लेंथ एलिमेंट डीएल है ना, इसके लिए हम लैम्डा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 लिख दो। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या है बताओ बच्चों? लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ, जो भी टोटल चार्ज होगा डिवाइडेड बाय लेंथ। अच्छा चार्ज कितना है बताओ? यहाँ पे चार्ज कितना है भाई? इस पूरे इस छोटे से डीएल के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस डीएल पे चार्ज कितना है? डी क्यू है और उसका लेंथ क्या है? इसका डीएल है। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डीएल। डीएल वहां भेज दो तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, नहीं लैम्डा नहीं बल्कि डी क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी। डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। इसको आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो कि चार्ज जो होता है किसी भी लेंथ में, अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप क्या करो? लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी लेंथ में आप चार्ज निकालना चाहते हो देन चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। इसमें चार्ज डी क्यू जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा डी का? डी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान से आराम से समझना, ये जो डेरिवेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर आप समझ लो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, डी क्यू की जगह पे आ जाएगा लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा और हम लोग एक काम करेंगे, क्योंकि देखो इसमें अगर आप इंटीग्रेट करोगे इसको, यहाँ पे एक वेरिएबल आर है और दूसरा वेरिएबल डीएल है। सी यहाँ पे सिर्फ इस डीएल लेंथ पे जो भी चार्ज है उसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आ रहा है, पर हमको तो पूरे वायर के लिए चाहिए ना। तो पूरे वायर के लिए चाहिए तो क्या करोगे आप? इस डी को इंटीग्रेट करोगे, राइट, पूरे वायर के लिए। और उस इंटीग्रेशन में देखो जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू एल इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारा जो वेरिएबल है वो भी एल के टर्म्स में ही होना चाहिए। पर आप यहाँ पे देखो कि अगर आप डीएल चेंज कर देते हो, पहले यहाँ डीएल लिया फिर यहाँ डीएल लिया, अगर आप यहाँ डीएल लोगे तो इस डीएल के लिए आर बदल जाएगा, एंगल थीटा बदल जाएगा, राइट, और लेंथ भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे आर भी बदल रहा है, एल भी बदल रहा है, दो वेरिएबल्स है, दो अलग अलग वेरिएबल्स है। तो आप आर को विथ रिस्पेक्ट टू एल इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो आर है इसको भी एल के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, पहले तो आर जो है आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल में आप देखोगे पाइथागोरस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। इसको इक्वेशन 2 लिख दो और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका डी का वैल्यू आ जाएगा, इसको इक्वेशन रहने दो, डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। अब देखो एक काम करो, यहाँ पे इस ट्राइंगल में दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल में आप tan थीटा निकाल लो। tan थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट यहाँ पे L अपॉन आर हो जाएगा, राइट, L अपॉन आर। इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं, हाँ इक्वेशन 2 है, राइट। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर tan थीटा। ओके, अब एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू L को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू L, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। L और थीटा वेरिएबल है तो dl बाई डी थीटा यहाँ पे आ जाएगा, r कांस्टेंट है, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर थीटा। थीटा वहाँ अगर भेज दोगे तो dl विल बी इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। पहले तो ये हो जाएगा। अब देखो ये है इक्वेशन 3 ध्यान से, और ये है इक्वेशन 4।
dl की जगह पे यहाँ पे आप लिख दोगे r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और l के जगह पे आप ये इक्वेशन 3 डालोगे। समझ गए? पहले tan थीटा लिया, tan थीटा में l इज इक्वल टू r tan थीटा, ये उठा के यहाँ डाल दो l की जगह पे, और उसके बाद डिफरेंशिएट करके जो dl का वैल्यू मिला है, एक सेकेंड, हाँ, dl का वैल्यू मिला है, इसको उठा के आप डाल दोगे ये dl की जगह पे। सो पुट, ध्यान से देखो, पुट 3 and 4 इन इक्वेशन 2। तब आपका इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा बताओ? डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, dl की जगह पे आ जाएगा ये पूरा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? एल स्क्वायर की जगह पे देखो ये आ जाएगा, एल स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करोगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है आप लोग को? ओके, नाउ सी लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर ले लो इसके अंदर से कॉमन। आर स्क्वायर अगर आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक आर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको डी का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ये आर तो जा चुका है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? आर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप पता है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आर ये पूरा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब बचा क्या आपके पास डी के अंदर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, लैम्डा भी चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे ये आर भी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ बचा है आपका डी थीटा बस। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर डी थीटा बचा है और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया है। ये डी का फाइनल वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे वायर की वजह से, पर ये जो डी निकला है वो सिर्फ इसके वजह से निकला है, डीएल लेंथ की वजह से। ना डीएल लेंथ में देखो आपका डीएल लेंथ की वजह से अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको पूरे वायर का चाहिए, तो हमने डी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो कंपोनेंट में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डी कॉस थीटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग डी साइन थीटा। तो हम एक काम करते हैं, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर का निकालना है उसका भी हम एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं और वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं, और बाद में फिर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर का चाहिए उसका एक्स कंपोनेंट अगर चाहिए, तो मुझे इसके एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना होगा, और वाई कंपोनेंट चाहिए तो वाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना होगा। तो अभी फिलहाल अगर मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए, टोटल एक्स कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब टोटल ई एक्स निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा इस डी ई के एक्स कंपोनेंट को, और डी का एक्स कंपोनेंट क्या है? डी कॉस थीटा। सो लेट अस इंटीग्रेट डी ई कॉस थीटा। डी का वैल्यू ऊपर से ले लो, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन देखो कहां से कहां तक करना है, आपका एंगल कहां से कहां तक चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो एंगल पूरा एंगल है, देखो ये वाला एंड जो है वो आपका टोटल एंगल कितना बना रहा है, यहाँ मैंने लिख रखा है थीटा 2 एंगल, पर ये थीटा 2 एंगल आधा ही रॉड बना रहा है, बाकी नीचे वाला रॉड जो है वो थीटा 1 एंगल बना रहा है। लेकिन आप देखोगे कि थीटा 1 का जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, और थीटा 2 का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। समझ गए कि नहीं? तो अगर सपोज करो आप एंगल ऊपर की ओर लेके जा रहे हो, तो इसको आप पॉजिटिव मान लो, और नीचे वाला एंगल जो है नीचे की ओर अगर आपका रोटेशन का अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो याद रखना एंगल का आपका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाले रॉड के लिए आपका थीटा 2 इस सेंस में रोटेट हो रहा है, थीटा 1 नीचे के सेंस में रोटेट हो रहा है, तो हम थीटा 1 को नेगेटिव ले लेंगे और थीटा 2 को पॉजिटिव। अब हमको पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटीग्रेशन चाहिए, तो आपका एंगल थीटा 1 और थीटा 2 दोनों आ जाएगा। सो वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, लेकिन थीटा 1 जो है वो नीचे की ओर है, राइट, ये पूरा एंगल थीटा 1 नीचे की ओर है, तो यहाँ पे माइनस थीटा 1 आ जाएगा, और ऊपर थीटा 2 का रोटेशन देखो ऊपर की ओर है, ऐसे है, तो थीटा 2 पॉजिटिव आ जाएगा।
सो आपने θ1 से θ2 तक पूरा एंगल का आपने इंटीग्रेशन कर दिया, ये लिमिट्स लगा दिया, तो ये पूरा एंगल कवर हो जाएगा। और ये पूरा एंगल कवर होने का मतलब है कि पूरा रॉड कवर हो जाए। ठीक है, यहां से लेकर पूरा, अगर आपने ये एंगल θ1 प्लस θ2 पूरा कवर कर लिया तो पूरा रॉड कवर हो जाएगा। सो आपका लिमिट जो होगा थीटा का वो -θ1 टू θ2 होगा। चलिए अब एक काम करो, ये लैम्डा अपॉन 4πε0 r, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट कैसे डिसाइड करोगे? आप चेक करो कि अगर मैं डीएल चेंज करता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम अलग अलग डीएल ले रहे हैं और फिर उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर रहे हैं। अगर मैं डीएल चेंज करता हूं तो जो कुछ भी चेंज हो रहा है वो इंटीग्रेशन के अंदर होगा, जो कांस्टेंट रह रहा है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो अगर आप डीएल देखो चेंज करते हो तो क्या होगा, डीएल 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 अलग अलग डीएल ले रहे हो आप, तो आपका एंगल चेंज हो रहा है, तो एंगल कांस्टेंट नहीं है, वो अंदर ही रहेगा इंटीग्रेशन के। लेकिन आपका आर तो फिक्स है ना, ये डिस्टेंस फिक्स है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। और लैम्डा जो है वायर का वो भी फिक्स है, वो डीएल चेंज करने पर लैम्डा चेंज नहीं होगा। तो लैम्डा अपॉन 4πε0 r ये पूरा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा फ्रॉम -θ1 टू θ2। और ये इंटीग्रेशन आपका होता है 4πε0 r। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन है sin थीटा, और आपका लिमिट्स आ जाएगा थीटा -θ1 से θ2 तक। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 r। नाउ सी साइन थीटा की जगह पे पहले θ2 आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, और फिर साइन ऑफ -θ बना जाएगा, थीटा की जगह पे -θ बना जाएगा। ओके, अब एक काम करता हूं, यहां से इसको मैं रब कर देता हूं। ये कहां से करूं, मैं यहां से करूं, चलेगा? ओके चलो, तो हमारे पास वैल्यू देखो क्या आ गया यहाँ पे, ये Ex का वैल्यू है, याद रखना Ex का वैल्यू है। सो Ex का वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गया है, Ex इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4πε0 r, और अंदर क्या है बताओ, साइन θ2। नाउ सी साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाता है साइन के, तो ये माइनस साइन जो है यहाँ आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन θ2 प्लस साइन θ1 हो जाएगा। सो इन शॉर्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ चुका है, लैम्डा अपॉन 4πε0 r साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसको ध्यान में रखो, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे वायर के वजह से, वो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग इतना आ रहा है, लैम्डा अपॉन 4πε0 साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब हम एक काम करेंगे, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग ढूंढेंगे। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए जो वाई कॉम्पोनेंट है डीई का, उसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो डी का वाई कॉम्पोनेंट क्या है, यहाँ पे देखो डीई साइन थीटा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ई वाई मिल जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज डीई साइन थीटा। अच्छा, डी का वैल्यू क्या है बताओ, ये रहा डी का वैल्यू, लैम्डा अपॉन 4πε0 r, ये साइन थीटा यहाँ आ जाएगा डी थीटा। ओके, चलो अब इसका लिमिट्स भी वही होगा, -θ1 से लेकर θ2 तक। याद रखना θ1 नीचे का एंगल है, और अगेन लैम्डा अपॉन 4πε0 r जो होगा कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम -θ1 टू θ2, लैम्डा अपॉन 4πε0 r। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स फिर से अप्लाई कर दो, -θ1 से लेकर θ2 तक। अब ध्यान से लिमिट्स को अप्लाई करना, यहाँ पे माइनस साइन की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। नाउ सी माइनस कॉस लिखो पहले, और थीटा की जगह पे θ2 डाल दो, फिर माइनस लिखो, अपने आप माइनस आएगा एक, और फिर ये पूरा माइनस कॉस थीटा लिखना है, माइनस कॉस, और यहाँ पे फिर माइनस कॉस θ1 आएगा। समझे कि नहीं? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा पूरा लिखना है, फिर थीटा की जगह पे क्या डाल दोगे, θ2,
फिर माइनस लिखो और फिर माइनस कॉस थीटा पूरा लिखना है और थीटा की जगह पे फिर माइनस थीटा बना जाएगा। अब ये ध्यान रहे कि आपको कॉज ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, मतलब आप थीटा जो है माइनस, जो अगर माइनस साइन अंदर है एंगल के साथ तो वो हट जाता है कॉस थीटा के केस में। तो आप ये वाला साइन सिंपली जो है वो हटा सकते हो और इसका फाइनली वैल्यू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस कॉस थीटा 2, और ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये साइन हटा दो तो कॉस थीटा 1 फाइनल दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पहले ये लिख दे रहा हूं मैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये है आपका ई वाई। तो आप देखो ई वाई का जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है वो कॉस के टर्म्स में आया और ये साइन के टर्म्स में आया, समझ गए। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक काम करते हैं, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये तो भाई दोनों कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे उस पर फोकस करते हैं। देखो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, मैं वापस से ये रे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं या जो भी चार्ज होगा, यहाँ से और यहाँ से ये पॉइंट P, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे जो कि r डिस्टेंस पर है, यहाँ से r डिस्टेंस पे है। ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। इस पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका x कंपोनेंट Ex आ रहा है, जिसका वैल्यू क्या है, ये है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, और y कंपोनेंट जो आ रहा है वो नीचे की ओर आ रहा है, दिस इज Ey, और Ey का वैल्यू ये रहा। तो आप क्या करोगे, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के हिसाब से ऐड कर दो। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो इस डायरेक्शन में ये रहा, ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E, एंड दिस E कैन बी रिटन एज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज Ex I कैप, x एक्सिस के अलॉन्ग है, और माइनस Ey j कैप, माइनस Ey j कैप। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है। Ex और Ey का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, Ex स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर, ठीक है। Ex Ey जैसे यहाँ से मिला, आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस पूरे वायर की वजह से, इस पूरे रॉड की वजह से कितना आएगा, वो रहा ये E, और ऐसे आप E कैलकुलेट कर सकते हो, समझ गए। तो ये तो भाई बात हो गई फाइनाइट रॉड की। अगर मान लो आपके पास एक फाइनाइट रॉड है, फाइनाइट लेंथ रॉड का, चार्ज कर रखा है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, Ex Ey उस इलेक्ट्रिक फील्ड का x और y कंपोनेंट और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप इसी रॉड को अगर आप इनफाइनाइट कर दो, ठीक है, Ex Ey यहीं पे ध्यान पे रखना, और मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ ये सारी चीजें, और अगर ये रॉड इनफाइनाइट हो जाए तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो फॉर इनफाइनाइट रॉड, फॉर इनफाइनाइट रॉड, देखो इनफाइनाइट रॉड या इनफाइनाइट वायर के लिए यहां पे आप क्या करोगे, देखो ये एकदम ऊपर लेके चले जाओ, ये इनफाइनाइट तक लेके चला जाओ और ये भी नीचे इनफाइनाइट तक लेके चले जाओ। तो आपको मुझे बस बताना है कि दोनों एंगल क्या होगा। जैसे मान लो आपका जो रॉड है ये यहां से इनफाइनाइट चला गया और यहां से इनफाइनाइट चला गया, तो आपका थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा। सी, रॉड जितना छोटा होगा एंगल थीटा 1 थीटा 2 उतने ही कम होंगे। जैसे जैसे रॉड बढ़ता है वैसे वैसे आपका एंगल जो है वो बड़ा होने लग जाता है। अगर रॉड इन्फिनिटी पे चला गया, समझ रहे हो, रॉड अगर इन्फिनिटी पे चला गया तो आपका थीटा जो है ये एंगल ये स्ट्रेट ऐसे हो जाएगा, और अगर ऐसे हो गया तो आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल पे 90 डिग्री हो जाएगा और नीचे से भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर रॉड इनफाइनाइट हो जाता है तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री। तब एक काम करो, किसी भी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं तो उसका Ex और Ey कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Ex क्या आएगा बताओ इस केस में, फिर Ex का वैल्यू देखो, थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री, थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री, साइन थीटा 1 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r,
और ये कैंसिल करोगे तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो इसका मतलब लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड EX का वैल्यू आ गया। अच्छा EY का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बताओ। सी θ1 θ2 दोनों इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, EY 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मान लो आपका रॉड इनफाइनाइट हो जाए तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं पे हो जाएगा। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स वैल्यू इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब अगर आपका रॉड इनफाइनाइट है और आप r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यही पूरा वैल्यू होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर ये रॉड इनफाइनाइट तो था यहाँ पे, अब हम लोग सेमी इनफाइनाइट की बात करते हैं। रॉड अगर आपका सेमी इनफाइनाइट हुआ तो सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड का मतलब ये है कि एक साइड से आपका रॉड जो है उसका एंड आपको पता है और उसका दूसरा साइड जो है वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा ऐसे करके। तो अगर ये दूसरा साइड इसका इन्फिनिटी पे चला जा रहा है तब क्या होगा। मान लो यहां से आप r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो भाई देखो आपका एक ये वाला जो पार्ट है वो तो शिफ्ट होकर यहां आ गया, तो आपका जो ये एंगल है θ1, देखो ये रॉड को मैं काट काट के शिफ्ट करके यहां ला दूं तो ये एंगल जो θ1 है वो धीरे धीरे छोटा होते होते 0 हो जाएगा। ये एंड पे अगर आ गया रॉड, यहां से ये रॉड ऊपर आ गया तो θ1 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए आपका θ1 का जो वैल्यू है वो 0 हो गया। अब θ2 का वैल्यू जो हम यहां से देख रहे हैं, लेकिन फिर देखो यहां से ये इनफाइनाइट चला जा रहा है, इनफाइनाइट चला जा रहा है तो θ2 फिर से इनफाइनाइट चला गया तो θ2 का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार θ1 0 है, θ2 90 डिग्री है। तो चलो EX और EY कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे EX अगर आप देखोगे तो EX का वैल्यू आएगा इस केस में, θ1 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा, θ2 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री 1 होता है तो बस ये 1 रह जाएगा और ये बच जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और EY का वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। θ1 का वैल्यू 0 है, cos 0 1 होता है और θ2 का वैल्यू 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री 0 होता है तो ये भी 1 ही बचा। तो EY का भी वैल्यू आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। EX और EY दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप देखो कैसे होगा। EX इस डायरेक्शन में होगा और EY नीचे के डायरेक्शन में होगा और दोनों का याद रखना मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का लेंथ आपको सेम बनाना है। और अब यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो क्योंकि ये दोनों साइड सेम है तो ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, इसका मतलब ये स्क्वायर बन गया, चारों साइड आपस में सेम हो गए और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायगोनल द्वारा दिया जाएगा, दैट इज E। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E। समझ गए? और याद रखना कि अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो 45 डिग्री एंगल पर होता है, तो इसका मतलब वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अगर आपका वायर सेमी इनफाइनाइट है तो, या फिर आपका रॉड सेमी इनफाइनाइट है तो 45 डिग्री पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा। और अगेन आप इलेक्ट्रिक फील्ड E को क्या लिख सकते हो बताओ, EX I कैप माइनस EY J कैप। ओके, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का तो स्क्वायर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। पर ध्यान रहे कि EX और EY जो है वो दोनों इक्वल हैं, देख सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप EX की जगह पे EY डाल दो या EY की जगह पे EX डाल दो तो EX स्क्वायर प्लस EX स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2EX स्क्वायर। और यू कैन सिंपली राइट E इज इक्वल टू रूट 2 EX और EX की जगह पे EY डालोगे तो रूट 2 EY। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, रूट 2 EX या फिर रूट 2 EY। किस केस में? अगर ये सेमी इनफाइनाइट रॉड है तो। बात आई समझ में? दोनों EX EY इक्वल हो जाएंगी और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट 2 EX या फिर रूट 2 EY। चलिए यहाँ पे एक और केस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो केस आपका होगा दैट विल बी कि अगर रॉड आपका वर्टिकल नोक और हम उसको हॉरिजॉन्टल रख देते हैं और बाद में उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर मुझे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तब कैसे ढूंढा जाए, चेक करते हैं। देखो अगर मान लो आपका L लेंथ का एक रॉड है और वो चार्ज्ड है यहाँ पे और उसका जो
चार्ज डेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और मुझे अगर इससे ए डिस्टेंस पे, इसी लाइन में जिस लाइन में आपका रॉड रखा हुआ है, ए डिस्टेंस पे अगर मान लो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम चेक करते हैं। तो एक काम करो, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा पार्ट इसका कंसिडर करेंगे, बहुत ही छोटा सा पार्ट, और उसका जो लेंथ होगा बहुत ही छोटे से पार्ट का वो dx होगा। अब ये dx लेंथ इतना छोटा है कि आप मान के चल सकते हो कि ये डिस्टेंस जो है वो ना के बराबर है, एक पॉइंट के बराबर है। तो इस पर जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज आप पॉइंट चार्ज मान सकते हो। आप इसके ऊपर जो भी चार्ज है उस चार्ज को हम लोग dq लिख देते हैं, ठीक है, dq चार्ज। ये dq चार्ज, इस पर dx डिस्टेंस के अंदर जितना चार्ज है उसको मैं dq चार्ज बोल रहा हूं, जो कि पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। और ये चार्ज पॉइंट P से हम मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है। तो x डिस्टेंस पर dq चार्ज के वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी dE। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। किसके वजह से निकाल रहे हैं हम लोग, dq की वजह से, dq/x²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस dx डिस्टेंस के अंदर जो चार्ज है उसके वजह से पॉइंट P पर है, और हमको चाहिए क्या, पूरे रॉड की वजह से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे रॉड के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। उसके पहले एक काम करते हैं, हम लोग dq को लैम्डा के टर्म्स में लिख लेते हैं ताकि इंटीग्रेट कर पाए। तो लैम्डा क्या होता है बताओ, चार्ज अपॉन लेंथ होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, हम सिर्फ dq चार्ज की बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने चार्ज dq लिया तो dq कितने लेंथ पे सिचुएटेड है, dx लेंथ पे सिचुएटेड है। तो आपका dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। इसको उठा के इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दो, और आपके पास फिर d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 dq विल बी इक्वल टू लैम्डा dx अपॉन x²। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने पार्ट के वजह से इस पॉइंट पर है। पूरे रॉड के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंटायर रॉड, पूरे रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चलेगा बताओ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो अगर आप देखो कि अगर मैं पॉइंट P को ही ओरिजिन मान लो, तो ये वाला जो पॉइंट है, इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक चलेगा ना, तो ये वाला पॉइंट जो है इससे a डिस्टेंस पे है, तो a से लेकर ये कहाँ तक है बताओ। देखो ये डिस्टेंस पूरा P से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमने a मेजर कर लिया। अब ये a प्लस l हो जाएगा क्योंकि रॉड का लेंथ l है ना, तो हम इंटीग्रेशन a से लेकर a प्लस l तक करेंगे। ओके, सो E विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस l, और d का वैल्यू यहाँ से ले लो, तो 1/4πε0 लैम्डा dx अपॉन x²। ओके, चलिए, सो E विल बी इक्वल टू, जो भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, तो लैम्डा अपॉन 4πε0 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा आपका dx अपॉन x², दैट इज फ्रॉम a टू a प्लस l, और dx अपॉन x² का इंटीग्रेशन होता है लैम्डा अपॉन 4πε0। dx अपॉन x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। ओके, और इंटीग्रेशन विल गो फ्रॉम a टू a प्लस l। माइनस साइन आप बाहर निकालो ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस लैम्डा अपॉन 4πε0 1/x फ्रॉम a टू a प्लस l। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 4πε0। अब लिमिट्स अंदर डाल दो, तो 1/x की जगह पे पहले अपर लिमिट a प्लस l आएगा, फिर माइनस लिखो, और माइनस लिखने के बाद 1/x की जगह पे a आ जाएगा। ओके, अंदर अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 4πε0 a माइनस l अपॉन a इंटू a प्लस l। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका लैम्डा l अपॉन 4πε0 a प्लस l, दैट इज योर आंसर। और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर होगा इस पूरे रॉड की वजह से। ठीक है, तो रॉड का केस हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है। अगले वीडियो में हम लेंगे हम अगले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये चेक करने के लिए। इस वीडियो में तब तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।